हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 10 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत माइकल के नए टैटू को फोकस करते हुए शुरू होती है और हमें आगे पता चलेगा कि आखिर इस नंबर का क्या माजरा है। और फिर हम जॉन को अपनी सत्ता गवाकर अकेले ही खेलते हुए देखते हैं और जब वो पीआई के लिए फिर से बेलिक को कांटेक्ट करता है तो बेलिक उसे अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता है कि उसे फॉल्कोन की पैसों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि वो हर रोज़ यहाँ पे इसलिए मराने नहीं आता है या अपनी ड्यूटी को करने के लिए नहीं आता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। वो इसलिए आता है कि वो अपनी रिटायरमेंट की सेटलमेंट कर सके और वो रिटायर होकर अपने लिए एक लेक घर खरीदना चाहता है और वो उसकी सैलरी में मुमकिन नहीं है। You're out of business. Get used to it. और फिर अपने आप को रिलैक्स करने के बाद और माइक के पास आकर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने फिबोनाची के बारे में फिली फाल्कोन को नहीं बताया तो उनका प्लान फ्लोर में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन माइकल जॉन के ऊपर भरोसा ना करते उसे कुछ नहीं बताता है और फिर अपने भाई के पास पहुंचकर और उससे बातचीत करते हुए जब उसे इस बारे में बताता है तो लिंक उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो शख्स इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर माइक उसे बताता है कि फिबोनाची उसी की तरह एक निर्दोष इंसान है और गलत टाइम पे गलत जगह पे मौजूद था। और फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि फिबोनाची फॉल्कोन के वेयर हाउस में काम करते हुए और कुछ आवाज़ होने की वजह से वो जॉन को किसी आदमी को मारते हुए देख लेता है और माइक अपने भाई को बताता है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो किसके लिए काम कर रहा था। और जब उसे इस कांड के बारे में मालूम चला तो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे पुलिस प्रोटेक्शन में रखा है। और लिंक माइक की बात सुनने के बाद उसे बताता है कि अगर उनके प्लान को कामयाब होना है तो उन्हें एक ऐसे शख्स की बलि देनी पड़ेगी जो एक अच्छा आदमी है। और फिर हम बाद में देखते हैं कि जब फ्रेडी माइक को लेकर एक पीआई वर्कर से बातचीत करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग कल से फ्लोर पे चादर बिछाना शुरू कर देंगे और उन्हें इस बात से ये अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें कल सुबह तक का उनके पास टाइम, नहीं तो उनका प्लान सबके सामने आ जाएगा। और इधर हम लिंक को देखते हैं कि गार्ड उसके आखिरी मील के लिए उसे एक पेपर देता है, लेकिन पिछली बार की तरह ही वो उस पेपर को बाहर फेंक देता है। लेकिन जब गार्ड को इस बारे में पता चलता है तो वो लिंक से बातचीत करते हुए और उसे ये बताता है कि वो अपनी आखिरी मील में वही खाना खाएगा जो अब खा रहा है और इसी वजह से उसे दोबारा सोचने के लिए और अपने मील के नाम को लिखने के लिए उस पेपर को दोबारा फेंक देता है। और इधर हम देखते हैं कि सीनोट अपने चाल को चलते हुए और पीआई वर्कर के हेड से बातचीत करते हुए और महीने में $100 का ऑफर देते हुए उनकी टीम में शामिल हो जाता है। और इधर माइकल जॉन अब्रूची से बातचीत करते हुए और उससे ये जानने के बाद वो दोनों ही एक टीम में है, वो फॉल्कोन से मिलने की बात करता है और अब्रूची फॉल्कोन से बातचीत करते हुए उसकी मीटिंग को सेटअप करवा देता है। और फिर माइक अपने खुफिया नंबर का यूज़ करते हुए या अपने टैटू के नंबर का यूज़ करते हुए अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसे फिबोनाची के बारे में बताकर एक टिप देता है। और फिर जब डॉग के पास जाकर अपने पैरों की मरम्मत कराते हुए उससे बातचीत करता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका आज जन्मदिन है और साथ ही साथ ये भी मालूम चलता है कि उसके पिता उसके जन्मदिन पे कभी भी मिलने नहीं आते हैं, बल्कि वो उसके जन्मदिन पे एक गुलदस्ता बेचते हैं जिसे वो एक दिन यूज़ करने के बाद डस्टबिन में फेंक देती है। और इधर सीनोट पीआई का काम करते हुए जब किसी तरह से कमरे में अकेले जाता है तो वहाँ पे छानबीन करते हुए उसे माइक के प्लान के बारे में या उनके स्केप के बारे में मालूम चल जाता है। और इधर हम बाहर देखते हैं कि कैरोलिन पॉल और डेनियल को एक जगह पे बुलाकर और पॉल को कॉल करके ये बताती है कि उन लोगों के सही तरह से काम न करने की वजह से वो किसी को सुपरवाइज करने के लिए या उनके ऊपर उन्हें लीड करने के लिए किसी को भेज रही है। और जब डेनियल को पॉल से इस बारे में मालूम चलता है तो वो निराश होते हुए उसे बताता है कि उसे ये पहले ही जॉब नहीं चुननी चाहिए थी और वह एक डेस्क जॉब चुनकर एक आराम सी जिंदगी को बिता सकता था। लेकिन पॉल उसकी बात सुनने के बाद उसके ऊपर गुस्सा होते हुए और उसके भेजे में एक गोली उतारने की बात कहकर उसे समझाता है कि
उसे इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम उस आदमी से मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चीज़ क्या है। और इधर हम देखते हैं कि जब एलजे बाहर मायूस बैठा होता है तो बी निक से बताती है कि उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है और 10 दिन बाद वो अपने पिता को खो देगा। और निक बी की इस बात को सुनने के बाद और मायूस होते हुए एलजे के पास पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी कंडीशन में पहले रह चुका है और जब उसके पिता जेल में थे तो वो वैसा ही फील करता था जैसा वो आज फील कर रहा है। लेकिन उसने उस वक्त हार नहीं मानी थी और फाइट करते हुए उसने अपने पिता को छुड़ाया था और वो भी फाइट करते हुए इस काम को कर सकता है। और हमें जिससे प्यार होता है हम उसके लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। और इधर हम देखते हैं कि क्वीन पॉल और डेनियल के पास दस्तक देती हुई और उनसे बातचीत करते हुए और उन्हें एक्सपोज करते हुए बी निक और एलजी की सच्चाई को उनके सामने रख देता है। और जब उनका रायता साफ करने के लिए उनसे रिपोर्ट मांगता है तो पॉल अपने एटीट्यूड में आकर जैसे ही उसके पास जाता है क्वीन उसे आड़े हाथों लेते हुए और उसे ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो कोई उनके जैसा आदमी नहीं है और ना ही उसे सिर्फ कैरोलिन ने भेजा है। और उन्हें बताता है कि उसे कंपनी की तरफ से भेजा गया है और उन लोगों को लिंक के केस से छुट्टी देते हुए उन्हें बताता है कि वो लोग तब तक इस केस से बाहर रहेंगे जब तक वो उनका रायता साफ नहीं कर देता है। और इधर जब भी अपनी छानबीन करते हुए और निक से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि स्टेटमेंट की कंपनी इकोफील्ड फ्यूल रिसर्च में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं लेकिन उसकी ये कंपनी ना ही कोई प्रॉफिट कमा रही है और ना ही कोई भी पैसा कमा पाई है। और निक को इस बात से पता चल जाता है कि इकोफील्ड को एक सेल कंपनी की तरह ट्रीट किया गया है या लगभग $300 मिलियन को छुपाने की कोशिश की गई है। लेकिन बी को इस बारे में नहीं मालूम चलता है कि आखिर उन्होंने इस पैसे का क्या किया है या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और इधर हम जेल में देखते हैं कि फॉल्कॉन अपने वादे के मुताबिक माइक और अब्रूची से मिलने के लिए आता है। और जब वो माइक से पूछता है कि उसे फिबोनाची के बारे में कैसे मालूम चला है तो माइक उससे बताता है कि उसने अपना होमवर्क किया था। और फिर फॉल्कॉन के गुस्सा होने पर उसे बताता है कि जब किसी भी शख्स को यूएस मार्शल सर्विस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे वहाँ के लोकल शेरिफ को अपॉइंट किया जाता है। और जब उसे खोजबीन करते हुए ये पता चला कि उस एरिया में एक शेरिफ छुट्टी पे है तो उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो शेरिफ छुट्टी पे नहीं बल्कि वो फिबोनाची के साथ है। और जब कोई भी शख्स अपने आप को अकेला पाता है तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कॉल करता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने फ़ोन कंपनी में कॉल करके और शेरिफ बनकर उसकी कॉल डिटेल मंगवाई थी। और उस कॉल डिटेल से उसके बारे में या उसके लोकेशन के बारे में पता चल गया था। और उसके पास एक ऐसा दोस्त जो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। और जब बिली को ये रियलाइज़ होता है कि माइक यहाँ पे पैसे के लिए आया है तो माइक अपने पत्ते फेंकते हुए उससे $200,000 मांगने की कोशिश करता है। लेकिन अब्रूची उनके डील के बीच में आते हुए बी की फ़ोटो को सामने रख देता है और माइकल को ना चाहते हुए उसे फिबोनाची की लोकेशन देनी पड़ती है। और फिर बिली माइकल को अपने सामने से भगाने के बाद और जॉन से बातचीत करते हुए उसकी और बिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा करता है। और इधर हम देखते हैं कि पॉल कैरोलिन के कैंपेन में पहुँच और उससे बातचीत करते हुए उसे ये रियलाइज़ करवाता है कि उसने क्वीन या कंपनी के आदमी को हायर कर बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की है और उसने एक ऐसे सोए हुए शैतान को जगाया है जिनका उनके भी मकसद से या उनके किसी भी मकसद से ज़्यादा बड़ा एजेंडा है। और उसे वार्न करते हुए या वहाँ से जाने से पहले उसे ये बताता है कि उसकी वजह से अब कोई भी सेफ नहीं है, ना ही मैं सेफ ना ही वो सेफ है और ना ही उनके लोग अब पीछे हटने वाले हैं। और ये पूरी न्यूज़ उसकी वजह से आई है। और हम कैरोलिन के रिएक्शन से समझ जाते हैं कि पॉल उससे सच बोल रहा है। और इधर क्वीन अपनी अगली चाल चलते हुए बी के मंगेतर के पास पहुंच जाता है और उसे मैनिपुलेट करने के बाद या उसे एहसास दिलाने के बाद बी की जान खतरे में है और वो उसकी मदद कर सकता है तो सदस्य उसको मैसेज करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और जब बी उसे रिप्लाई करती है तो क्वीन उसका काम तमाम करते हुए बी के आईपी एड्रेस को ट्रेस कर लेता है और उनके लोकेशन को पता लगाने में कामयाब हो जाता है जहाँ पे वो लोग ठहरे हुए हैं। और इधर हम लिंक को देखते हैं कि अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ और उसके फेवरेट मील को लिख गार्ड के आने के बाद उसे दे देता है। और इधर जब बिली कनाडा में पहुंचकर और फिबोनाची की फैमिली को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका सामना कैनेडियन पुलिस से हो जाता है और अपनी गिरफ्तारी देते हुए उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि
उसके साथ खेल हो चुका है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि फिबोनाची और उसकी फैमिली टोपेका के किसी जगह पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और फिर सुबह में किसी शख्स से जॉन को इसके बारे में पता चलता है। और इधर जब माइक डॉक के पास जाकर इंसुलिन ले रहा होता है तो डॉक्टर 10 क्रेडिट का गिफ्ट या उसके पापा के द्वारा भेजा गया गुलदस्ता डस्टबिन भी मिलता है। और जब माइकल उसके लिए एक ऐसा फूल छोड़ता है जो कभी भी मुरझा नहीं सकता है, तो डॉग के रिएक्शन से हम समझ जाते हैं कि उनके बीच खिचड़ी पकड़ी शुरू हो गई है। और जब माइक अपने सेल में पहुंचता है तो जॉन उसके पास पहुंचकर उसे फिली के बारे में बताता है। और हम उनके रिएक्शन से समझ जाते हैं कि उन दोनों ने मिलकर फिली के साथ खेल किया है। और जॉन उसे ये भी बताता है कि वो लोग अब पीआई में फिर से वापस आ चुके हैं। और फिर जॉन अपने दोस्त के पास पहुंच और उसे उसके डेस्क से हटाने के बाद अपनी सत्ता को वापस पा जाता है। और जब चार्ली और माइक इस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो सी नोट वहाँ पे आकर और सेंट लुइस के गड्ढे के पत्थर को दिखाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन माइकल उन पत्थरों को फेंक कर उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तो सी नोट उसे जवाब देता है कि उसे लगता है कि वो बेवकूफ़ बना सकता है क्योंकि वो कॉलेज गया है। तो उसे कॉलेज के बाहर की दुनिया की सीख देते हुए उसे बताता है कि इन जेलों में सरवाइव करने के लिए डार्विन की ज़रूरत पड़ती है, ना कि आइंस्टाइन की, क्योंकि इन जेलों के अंदर आइंस्टाइन का कानून नहीं चलता है बल्कि डार्विन का चलता है और वही हमेशा जीतता है। और जब माइक और उसकी टीम सेंट लुइस में काम कर रही होती है तो सी नोट बेली के साथ वहाँ पे पहुँचकर और उन लोगों को ये एहसास दिलाता है कि डार्विन हमेशा ही जीतता है और उन लोगों को ना चाहते हुए भी उसे अपनी पीआई टीम में हायर करना पड़ता है। और इधर जब बी और निक स्टेटमेंट के बारे में बातचीत कर रही होती तभी उन्हें पता चलता है कि कैरोलिन या वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने वाली है और अमेरिका के इतिहास में और प्रेसिडेंसी के लिए सबसे बड़े कैंपेन को शुरू करने वाली है। और इस पैसे के खेल को या इस न्यूज़ को सुनकर वो समझ जाते हैं कि आखिर लिंक को कौन फंसाना चाहता है। और साथ ही साथ हम घर के बाहर देखते हैं कि क्वीन वहाँ तक पहुँच चुका है। और इसी नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में जहाँ हमें फिबोनाची के बारे में पता चला है, वहीं माइकल के प्लान की वजह से फिली फॉल्कोन भी अब जेल जा चुका है। और इधर हम बाहर देख चुके हैं कि कैरोलिन की एक गलती की वजह से द कंपनी लिंक के साथियों के पीछे पड़ चुकी है। और हमें आगे ही पता चलेगा कि आखिर ये कंपनी क्या बला है। और हम अगले एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि माइक की वो खूबसूरत दोस्त कौन है और बी, निक और एलजे क्वीन के मास्टर प्लान से कैसे बचते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।